न्यूज नेशन पर 2022 के महादंगल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। उत्तर प्रदेश के सियासी महादंगल को फतह करने के लिए बीजेपी ने आज उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। उम्मीदवारों की इस लिस्ट के जरिए बीजेपी ने पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक माहौल बनाने का दांव चला है। पार्टी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर शहर से सियासी दंगल में उतारा है। आखिर बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट के जरिए क्या सियासी संदेश दिया? सोशल इंजीनियरिंग के लिहाज से इस लिस्ट के मायने क्या हैं और कैसे पहले और दूसरे चरण के चुनाव में बीजेपी ने सियासी बिसात पर विरोधियों के लिए चक्रव्यूह तैयार कर दिया है? पहले इस रिपोर्ट को देखिए, फिर हम अपने पैनल का रुख करेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री की दायित्व में है। वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। श्री केशव प्रसाद मौर्य वो प्रयागराज जिले में सिराथू 251 सिराथू सीट में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। उत्तर प्रदेश के महादंगल को फतेह करने के लिए बीजेपी ने पहले और दूसरे चरण की 113 सीटों में से 105 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। तो वहीं यूपी में पार्टी के सरदार योगी आदित्यनाथ की सीट को लेकर चले आ रहे सस्पेंस को भी खत्म कर दिया। पार्टी ने पहले और दूसरे चरण की सीटों के अलावा 2 सीटों पर सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की उम्मीदवारी का ऐलान भी किया। पार्टी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर शहर से लड़ाने का फैसला किया है। गोरखपुर शहर का चुनाव छठे चरण में है। वहीं पार्टी के दूसरे महायोद्धा और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी जिले के सिराथू से चुनाव लड़ेंगे। सिराथू सीट का चुनाव 5वें चरण में है। पहले कहा जा रहा था कि योगी अयोध्या से लड़ेंगे, लेकिन पार्टी ने उन्हें गोरखपुर से ही उम्मीदवार बनाया है। योगी आदित्यनाथ अभी विधान परिषद के सदस्य हैं और वो 5 बार गोरखपुर से सांसद रह चुके हैं। आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री की दायित्व में है। वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। योगी जी की सरकार पिछले 5 साल में गुंडा राज पे नकेल कसा है, दंगाइयों पे नकेल कसा है, भ्रष्टाचारियों पे नकेल कसा है। आज सबसे उसकी बड़ी उदाहरण है उत्तर प्रदेश की बहू बेटियां रात को 12 बजे भी बेफिक्र निडर घूम सकते हैं। बीजेपी की इस लिस्ट का गणित कुछ इस तरह है। पहले चरण की 58 में से 57 और दूसरे चरण की 55 में से 48 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। इनमें 21 नए चेहरों को उम्मीदवार बनाया गया है। 107 सीटों में से 44 सीटों पर ओबीसी, 19 पर एससी और 10 सीटों पर महिलाओं को उम्मीदवार बनाया गया है। इस तरह से देखें तो बीजेपी की पहली लिस्ट में 60% ओबीसी और दलित प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने सामान्य सीटों पर भी दलित पिछड़े उम्मीदवार उतारे हैं। पिछड़ों पर दांव लगाने की वजह भी साफ है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ओबीसी वोटर हैं। यूपी में हिंदू ओबीसी की आबादी करीब 42% बताई जाती है। यही वजह है कि सभी पार्टियों की निगाह ओबीसी जातियों के वोटरों और नेताओं पर रहती है। लिहाजा धर्मेंद्र प्रधान भी 2022 के महादंगल में 2017 जैसी प्रचंड जीत का दावा कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है हम 2022 की इस महापर्व में पुनः उसी स्पष्टता के साथ उत्तर प्रदेश की जनता हमें आशीर्वाद करेगी। उसकी सारे लक्षण दिखने को मिलता है। हमें पूरा भरोसा है उत्तर प्रदेश हमारे साथ आशीर्वाद करेगा हमारी पार्टी के ऊपर, एनडीए के ऊपर। हमारी गठबंधन फिर 300 से अधिक मतों से जीतेगी। बीजेपी की इस लिस्ट को जाति समीकरण के लिहाज से देखें तो इसमें सामान्य जाति से ठाकुर यानी राजपूत 18, ब्राह्मण 10, वैश्य 8, पंजाबी 3, कायस्थ और त्यागी 2-2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं ओबीसी की बात करें तो जाट 16, गुर्जर 7, लोधी 6,
सैनी 5, शाक्य 2, कश्यप, खड़गवासी, मौर्य, कुर्मी, कुशवाहा, निषाद, प्रजापति और यादव जाति के एक उम्मीदवार को टिकट मिला है। एससी उम्मीदवारों की बात करें तो जाटव 13, वाल्मीकि 2, बंजारा, धोबी, पासी और सोनकर जाति के एक उम्मीदवार पर पार्टी ने दांव खेला है। एक और खास बात यह है कि बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। ये रिपोर्ट आपने देखी। सवाल सबसे बड़ा ये कि जिस इंजीनियरिंग को साधने की कोशिश की गई है वो कितना अपना असर दिखाएगी। 3 मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर संजय कुमार CSDS से, प्रदीप गुप्ता जी CMD हैं एक्सिस माई इंडिया के, NK सिंह सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले NK सिंह सर, मैं आपके पास आता हूं। माहौल पिछले कुछ दिनों में सिर्फ ये बना था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, मथुरा से चुनाव लड़ेंगे। वजहें भी बड़ी साफ थी। अयोध्या का करीब 40 बार दौरा, मथुरा वृंदावन का दौरा, और कितनी बार वो पहुंचे इस बात का उन्होंने जिक्र किया। एक कैंपेन भी शुरू हो चुका था अयोध्या में, लेकिन जब लिस्ट आई तो गोरखपुर। इसका एनालिसिस आपके लिहाज से कैसे, क्या ये सोची समझी रणनीति है और पूरा जोर पूर्वांचल पर और पूर्वांचल गोरखपुर से बेहतर सधेगा इसलिए, या कोई और वजह? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई एडेड एडवांटेज उनको मिलने जा रहा था अगर वो अयोध्या से लड़ते। क्योंकि अयोध्या एक प्रतीक है, राम मंदिर एक प्रतीक है, और दिए भी जला चुके हैं, आप सब कुछ कर चुके हैं, प्रधानमंत्री भी वहां जा चुके हैं दिए जलाने के समय। तो मुझे नहीं लगता कि कोई एडेड एडवांटेज उनको मिलने जा रहा था इलेक्टोरली। लिहाजा अगर वो वहां से लड़ेंगे गोरखपुर से तो उनका मूल क्षेत्र है, और वहां से वो ज्यादा आसानी से ईस्टर्न यूपी पे अपना इन्फ्लुएंस एग्जर्ट कर पाएंगे। योगी, ये बात सही है कि ईस्टर्न यूपी में उनका इन्फ्लुएंस है, तो वो एग्जर्ट करने के लिए जरूरी था कि वो गोरखपुर से ही चुनाव लड़े और गोरखपुर के पूरे ईस्टर्न यूपी में और कुछ हद तक सेंट्रल यूपी में अपने प्रभाव को दिखा पाए। अगर अयोध्या से लड़ते तो मुझे नहीं लगता है कि कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलने जा रहा था, बल्कि नुकसान इससे जरूर हो जाता अगर वो गोरखपुर छोड़ते। तो मुझे लगता है कि पार्टी ने सही डिसीजन लिया है। ठीक है संजय जी, यही सवाल आपसे। जो माहौल बनता हुआ दिख रहा था अयोध्या से अगर चुनाव लड़ते, क्या वो माहौल ज्यादा बेहतर है जो गोरखपुर से बनेगा पूर्वांचल के लिए खास तौर पर, या फिर आपको लगता है कि अयोध्या से चुनाव लड़ना चाहिए था? कहानी इसके पीछे की आपको क्या समझ आती है? जिन बातों का जिक्र NK सिंह जी कर रहे थे, मैं उन बातों से सहमत हूं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बड़ी बात थी। ये सब अटकलें थी कि अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, कि मथुरा से चुनाव लड़ेंगे, कि गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे। कहीं से भी वो चुनाव लड़ते इन जगहों का जिनका हम जिक्र कर रहे हैं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। उनकी जीत लगभग तय है इन जगहों से। इन जगहों पर बीजेपी का बड़ा जनाधार है और कोई एडिशनल फायदा मुझे दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन ये एक बात जरूर है कि गोरखपुर से जब वो चुनाव लड़ रहे हैं तो उनकी पकड़ गोरखपुर पे ज़्यादा है। वो टेस्टेड है, वहाँ से 5 बार वो सांसद रह चुके हैं। तो अयोध्या में वो उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा है, हो सकता है उन्हें वहाँ पे ज़्यादा समय लगाना पड़ता, और अगर योगी जी वहाँ ज़्यादा समय लगाते तो दूसरे विधानसभा क्षेत्र में उन्हें समय काटना पड़ता। तो इस हिसाब से मुझे लगता है पार्टी ने निर्णय लिया, ठीक ही निर्णय लिया। पार्टी ने सोच समझ के निर्णय लिया होगा कि गोरखपुर से चुनाव लड़ाएं, वहाँ योगी आदित्यनाथ जी को कम समय बिताना पड़ेगा, कम समय बिता करके वो चुनाव जीत सकते हैं और उनकी सेवाएं पार्टी दूसरे विधानसभा क्षेत्र में ले सकती है। दूसरे विधानसभा क्षेत्र में वो प्रचार कर सकते हैं। तो कुल मिला के पार्टी ने जो निर्णय लिया वो सोच समझ के लिया हुआ निर्णय है। ठीक है, मैं सोशल इंजीनियरिंग के सवाल का रुख करूं उससे पहले प्रदीप जी एक सवाल आपसे भी, और इसी को लेकर, प्याज में जिस तरीके से कई छिलके होते हैं, अगर छिलके दर छिलके हटाए जाएं तो कहानी आपको क्या समझ में आती है? क्योंकि देखिए पिछले कुछ दिनों में लगातार चर्चा हुई, अलग अलग इंटरव्यूज में योगी आदित्यनाथ से भी सवाल पूछे गए सीधे तौर पर अयोध्या मथुरा को लेकर, और माहौल भी वहीं से बना क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ट्वीट करते हैं मथुरा को लेकर कि अब मथुरा की बारी है, काशी की बारी है। इस तरीके का माहौल बना, उससे लगने लगा था कि शायद हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ यहीं से चुनाव लड़े, लेकिन फिर गोरखपुर का रुख। देखिए, जब गदावर नेता जो भी हो, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री लेवल के होते हैं, तो सबसे बड़ी चीज है सेंस ऑफ बिलोंगिंग। और सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो योगी जी की बात करें तो वो नेचुरली, जैसे संजय भाई ने बताया कि वो गोरखपुरी है। तो कभी भी जब भी कोई बड़े नेता होते हैं, चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह हो जिन्होंने पिछले पंजाब चुनाव में 2 सीटों से लड़ा बट पटियाला नहीं छोड़ी, इसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले बड़ौदा और वाराणसी से चुनाव लड़ा 14 में। तो अपना जो घर होता है वो तो कभी नहीं छोड़ा जाता है। जो अटकलें लग रही थी वो ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता था कि वो 2 सीट से चुनाव लड़े,
एक गोरखपुर तो उसमें कहीं कोई शक सवाल ही नहीं है, लेकिन दूसरी शायद मथुरा या अयोध्या हो सकती है, जिससे एक माहौल बनता है कि योगी जी सिर्फ गोरखपुर या ईस्टर्न यूपी के ही नहीं है, वो सेंट्रल और वेस्टर्न यूपी में भी अपना एक माहौल और वर्चस्व बनाने की कोशिश करते हैं। तो आपको लगता है क्या कि आगे ऐसा होगा? ये नजरिया होता है जब वो दूसरे विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं, लेकिन अपना विधानसभा क्षेत्र कभी छोड़ के नहीं जाते। आपको लगता है आगे ऐसा होगा? क्योंकि आपकी बातों से ऐसा प्रतीत हुआ। नहीं, मैं कह रहा हूं कि यदि अटकलें लग रही थी और उनमें यदि कहीं कोई सच्चाई है, तो वो ये हो सकती है कि वो 2 या 3 सीट से चुनाव लड़े। अब 3 के जमाने तो नहीं रहे, एक समय में 3 सीट से भी चुनाव लड़ते थे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि दूसरी विधानसभा को शायद घोषित कर देते यदि अटकलें हैं तो। बट गोरखपुर छोड़ेंगे, ये इस बात की चर्चा कहीं पर नहीं। एक और मसला है संजय जी, क्योंकि देखिए किसानों का मुद्दा हुआ, आंदोलन हुआ पश्चिमी यूपी में। बीजेपी को शायद इस बात का एहसास था कि हो सकता है कि कुछ सीटें लूज करें। पूर्वांचल में 100 से ज़्यादा सीटों पर अकेले बीजेपी जीती थी। लखनऊ की सियासत का रास्ता पूर्वांचल से तय होगा, और अगर गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे, वहां से चुनाव लड़ेंगे, तो बेहतर तरीके से शायद पूरे पूर्वांचल को साथ सकेंगे, क्योंकि लगातार पूर्वांचल में खुद प्रधानमंत्री मोदी ने गोरखपुर 8 बार पहुंचे, तो किस तरीके से उनके दौरे हुए, ये भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि पूर्वांचल पर कितना जोर है। आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं मैं उससे इत्तेफाक रखता हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नुकसान होने की गुंजाइश है, और बीजेपी की सफलता या कोई भी पार्टी जिसे अगर लखनऊ में सरकार बनानी है तो उसे पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन अच्छा करना पड़ेगा। तो ये जरूर है कि गोरखपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, वहां से जब योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे तो एक माहौल बनाने में शायद थोड़ी सफलता ज़्यादा मिले पार्टी को, बजाय इसके कि अगर योगी आदित्यनाथ किसी अन्य जगह से चुनाव लड़ते। तो अगर गोरखपुर में चुनाव लड़के वो पार्टी के फेवर में माहौल बना पाते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में, उससे पार्टी को कुछ फायदा होगा, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 150 के लगभग सीटें हैं, जो पूरे 403 सीटों के अनुपात से देखें तो बहुत बड़ा अनुपात है। ठीक है एनके सिंह सर, अब आ जाते हैं जो सीटों का ऐलान हुआ है और जो जातीय समीकरण साधने की कोशिश हुई है। करीब 44 सीटें ओबीसी को दी गई हैं, 19 एससी को दी गई हैं, 10 महिलाओं को टिकट दिया गया है, 21 नए नाम हैं जिनका ऐलान किया गया है, यानी करीब इतने ही टिकट कटे हैं। इस समीकरण को आप कैसे देखते हैं, आपका एनालिसिस? देखिए, आपने खुद ही कहा कि 60% टिकट दलित और ओबीसी को दिए गए हैं। ओबीसी रिजर्व सीट होती है, वो 22% है, तो 22% तो इनकी मजबूरी थी देना, बाकी बचे 38%। 38% में अगर आप गौर करें तो आपने कुछ दलितों को जनरल सीट पे भी लड़ाया है, तो ये परसेंटेज घट के 36 करीब हो जाएगा। दलितों का जो तादाद है, वो जो लेटेस्ट सर्वे आया है, और मेरे ख्याल से संजय जी विल बियर मी आउट ऑन दिस, कि 54% बैकवर्ड यहां पे है। तो अगर आपने 36% दिया है तो जानते हैं ये कम क्यों किया है? क्योंकि ईस्टर्न यूपी में जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो ये चेंज कर देंगे। वहां पे इनको अलायंस भी किया है, इस तरह की बैकवर्ड पार्टी से, बैकवर्ड नेताओं से अलायंस भी किया है, तो वहां पे उनको भी सीट देनी होगी। तो ईस्टर्न यूपी के लिए आप देखेंगे कि वहां पे बैकवर्ड्स को ज्यादा सीटें मिलेंगी, यहां पे कंपैरेटिवली कम दी है उन्होंने उनके पॉपुलेशन के हिसाब से। ठीक है प्रदीप जी, इसी सवाल का एक हिस्सा और आपसे। 60% पिछड़े वर्ग से, दलित से टिकट देना, सामान्य सीटों पर भी दलित वर्ग से उम्मीदवार लिए गए हैं। क्या जो अभी भगदड़ मची थी वैसी भगदड़ ना मचे, और जो पोस्टरिंग की कोशिश हुई थी, आप सबका रेजिग्नेशन देखिए, लैंग्वेज करीब एक जैसी थी, दलितों की उपेक्षा हुई, तो क्या उससे काउंटर करने की कोशिश? नहीं, देखिए, जहां भारतीय जनता पार्टी की बात आती है तो उनके साथ अगड़ी जाति, स्वर्ण जाति के साथ एसोसिएशन बाय डिफॉल्ट जुड़ जाता है। अब रह गई बात ओबीसी, जिन्होंने पिछले चुनावों में, पिछले जो भी 14, 19 और 17 में बड़ी संख्या में बीजेपी का समर्थन किया, उसके बिना जो जिस लेवल की जीत हुई है वो संभव नहीं थी। तो जहां तक भगदड़, वो तो आप ये सोच लीजिए कि जैसे ही चुनाव डिक्लेयर होते हैं, वो एक मौसम आता है, हर चीज का एक मौसम आता है ना, आम का भी एक मौसम आता है, इमली का भी एक मौसम आता है, तो मौसम का वो है, उनकी अपने विषय वस्तु होती है, और जिसके तहत वो अपना अपना आदान प्रदान चलता है। जिसके पास ज्यादा है उसी के पास से ज्यादा जाएंगे। ये इमली वाला मौसम है कि आम वाला है? नहीं, ये मामला ऐसा है, ना आम है ना इमली है। मुद्दे की चीज ये है कि ओबीसी को साधना और दलित को साधना
उसके बिना संभव ही नहीं है। हम आप सब जानते हैं कि अगड़ी जाति की बात करें, उच्च जाति की, तो सबको मिला लिया जाए तो 18% से आगे नहीं बढ़ते। उसके अपोजिट जो है समाजवादी के अलाइनमेंट के पास में जो है 20 मुसलमान, 9 यादव और 2 के करीब जाट, यानी 31% के सामने आप 18 पे खड़े हुए हैं। तो ये तो सवाल ही नहीं उठता कि ओबीसी के बिना बीजेपी या किसी भी पार्टी की जीत फुल मेजॉरिटी और बड़ी मेजॉरिटी के साथ संभव है। वो तो बट ऑब्वियस है, ये कोई भगदड़ से इसका कोई लेना देना नहीं है। और दूसरा होता है लोकल, स्थानीय जातिगत समीकरण एक, और वहां पर कौन से नेता पिछले दिनों से काम करते आए हैं। बट जैसे आपको एनके सिंह साहब ने बताया कि वेस्टर्न यूपी में ब्राह्मण उच्च जाति की बात करें तो ब्राह्मणों की संख्या ठाकुर और वैश्य उसके मुकाबले बहुत कम है। और ईस्टर्न यूपी में आएंगे आप तो वहां पर ब्राह्मणों की संख्या बहुत ज्यादा है और उसके मुकाबले वैश्य और ठाकुर की संख्या बहुत कम है। तो अभी जो सीटों का डिक्लेयर हुआ है, 2 सीट को छोड़ दें, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की सीट को, तो पूरी की पूरी वेस्टर्न यूपी की सीट है, पहले और दूसरे चरण की सीट है। वहां का लोकल स्थानीय जातिगत समीकरण के आधार पर बीजेपी ने निर्णय लिया है, सर प्रतीत होता है। ओबीसी दलित के बिना तो आप कल्पना कर ही नहीं सकते किसी भी चुनाव में जीत की, वो तो गिवन है। ठीक है संजय जी, एक चीज और, करीब 20 विधायकों के टिकट काटे गए हैं, इतने ही चेहरे जाहिर सी बात है नए हैं। आमतौर पर इसका जिक्र हम पहले भी कर रहे थे कि जो एंटी इनकम्बेंसी मानी जाती है वो 30 से 33% के आसपास, तो ये एक जो बीच में संकेत दिया गया, जो आवाजाही शुरू हुई कि टिकट कम कटेंगे, ये शायद उसी का असर है। हाँ, उसका असर होगा ज़रूर, लेकिन अब देखिए पार्टियों, अगर पार्टी को एक स्ट्रैटेजी बनानी है चुनाव जीतने के लिए, तो मुझे लगता है कि एक नई पहल है। आप ऐसे विधायकों का टिकट काटें जिनके बारे में जनता के विचार अच्छे नहीं है, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, और नए लोगों को टिकट दें। आप 2012-2017 के विधानसभा चुनाव के अगर नतीजों को देखें और उन आंकड़ों का अगर विश्लेषण करें तो आप देखेंगे कि जो नए लोग होते हैं, जो नए चेहरे होते हैं, उनमें स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा होती है, उनके चुनाव जीतने की जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इस वजह से बीजेपी ने करीब तकरीबन 21 लोगों को, जो पहली लिस्ट है उसमें नए चेहरों को लाया है। और बीजेपी ये एक्सपेरिमेंट अन्य राज्यों में भी करती रही है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो गुजरात हो। तो ये एक्सपेरिमेंट बीजेपी का एक नया एक्सपेरिमेंट है जो अभी तो कामयाब होता हुआ दिखाई पड़ रहा है कई चुनाव में। ठीक है एनके सिंह सर, एक सवाल और आपसे, जो हमने अपने रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र किया शुरुआत में ही, एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये भी एक सोची समझी, क्योंकि आगे इस पर बातचीत होगी, नेता जब लोगों के बीच जाएंगे तो इसकी चर्चा करेंगे, डिबेट्स में इस बात की चर्चा होगी, तो एक पोलराइजेशन एक तरीके का, शायद ये भी एक सोची समझी बात। वैसे इस सवाल का बहुत ज्यादा मायने इसलिए नहीं है कि बीजेपी कौन सी पार्टी है, इसको हम सब जानते हैं जी। और ये चुनाव जो है ये पब्लिक का चुनाव है। पब्लिक के चुनाव में आप राज्यसभा में ले आए उनको, आप राज्यसभा में ले आए, बाकी जगह ले आए, लेकिन आप इलेक्टोरल फोरम पे मुस्लिम चेहरा दे देंगे तो आपको नुकसान होना लाजमी है भाई। इसी बुनियाद पे तो आप खड़े हैं, तो सिर्फ इसलिए कि भाई हमने भी एक मुस्लिम चेहरा दिया, ये नुकसान करने जा रहा था, इसलिए नहीं दे रहे, वो तो ऑब्वियस चीज है। हाँ, राज्यसभा में आपको कभी लेना हो, काउंसिल में लेना हो, उसमें आप एक अपना भी रखते हैं कहने के लिए कि हमारा वाला है, देखो हम कितने सेकुलर पार्टी है, तो इसके लिए आपने कुछ मुस्लिम लीडर्स रखे हैं, पर कभी भी आप इलेक्टोरल उसमें उतारेंगे तो आपको नुकसान होने जा रहा है, लिहाजा आप नहीं उतारेंगे। ठीक है, एक चीज और संजय जी मैं आपसे जानना चाहूं, जो अभी तक जो ये नाम है बीजेपी की बात कर लें, समाजवादी पार्टी आरएलडी ने भी अपने नाम का ऐलान किया, फिर बीएसपी की ओर से भी लिस्ट आई है। ये फाइट आपको खासतौर पर पश्चिमी यूपी की अगर चर्चा करें, कितनी लड़ाई यहाँ पर विकट नजर आती है, क्योंकि जिसका जिक्र हमने पहले किया कि हो सकता है कि बीजेपी को कुछ नुकसान हो, कुछ सीटें यहाँ पर अभी छोड़ी भी गई हैं, जिसकी संभावना है कि बातचीत चल रही है अभी। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जाट मतदाताओं का बाहुल्य है और यहाँ मुस्लिम मतदाताओं भी बड़ी तादाद में हैं। इन दो मतदाताओं का रुझान समाजवादी पार्टी की तरफ रहा है। पहले जाट मतदाताओं का वोट आरएलडी को मिलता रहा था, लेकिन हमें पता है इन चुनाव में आरएलडी और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया है। निश्चित रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है और इसका पूरा फायदा समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन को होगा। ठीक है प्रदीप जी, शायद यही वजह है कि कुछ सीटें अभी छोड़ी गई हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पूरा जो फोकस है वो पूर्वांचल पर है। और पिछले कुछ समय में जिसका जिक्र हमने पहले किया कि इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी के दौरे, कई सारे योजनाओं का उद्घाटन, एयरपोर्ट का कुशीनगर में उद्घाटन,
फोकस और बात बात हर बार चर्चा ये कि पूर्वांचल के लोगों के लिए कितना कुछ सरकार ने किया और उसकी कनेक्टिविटी दिल्ली से कितनी हो रही है। देखिए, बीजेपी ऐसी पार्टी है, थोड़े से वो एक्सपेरिमेंट कर पाने में सक्षम है, उनकी जो इस हिसाब से संख्या है और नेशनल यानी कि राष्ट्र के अंदर उनकी अपनी सरकार है। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो ये पाएंगे कि जितने भी मुख्यमंत्री हुए, मैं बात कर रहा हूँ पिछले 40 साल की, आप पाएंगे या तो वो वेस्टर्न यूपी के थे, जब यूनाइटेड था तो एनडी तिवारी से गिनती कर लें आप, नैनीताल के होते थे वो, तो वहां से लेके चाहे मायावती, चाहे मुलायम सिंह जी, चाहे कल्याण सिंह जी, आप ये पाएंगे, चाहे राजनाथ सिंह जी बीच में आए, तो आप ये पाएंगे कि सारे के सारे मुख्यमंत्री अधिकांश 90% से भी ज्यादा या तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से थे या तो सेंट्रल से थे। उसके बाद बीजेपी ने योगी जी को चुनाव वहां से लड़ाया। और आप यदि सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बात करें उत्तर प्रदेश की, तो आप पाएंगे उस एक प्रदेश के अंदर कई प्रदेश निहित हैं। आप बुंदेलखंड की हालत देखेंगे तो इतनी बद से बदतर है कई चीजों में, आप कल्पना नहीं कर सकते। पानी पीने के सिलसिले में, रोड की कंडीशन में और बेसिक जो सुविधाएं, उसी तरह से पूर्वी उत्तर प्रदेश भी बहुत पिछड़ा हुआ है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को देखें, जैसे हम लोग भी वहां जाते हैं, वो खुद बोलते हैं लोग, साहब हमको तो कोई समस्या नहीं है, आप देख लीजिए यहाँ सब कुछ बहुत चौबंद है, बढ़िया है, सिर्फ एक गन्ने के मूल्य का पैसा समय पर नहीं आता। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी का जो पूरा का पूरा फोकस है, और सबसे ज्यादा सीटें भी वहीं से, पूर्वांचल से, तो लाजमी है कि वो उसके ऊपर फोकस करें। जहां तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सवाल है, यदि बीजेपी की पोजीशन वहां पे वीक होती तो उसको वो स्ट्रांग करने की कोशिश करते। सिर्फ जाट के आ जाने से, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी कहने को तो पश्चिम है, लेकिन उसके अंदर भी 3 रीजन है। रोहिला खंड का एक अलग नेचर है, डॉब का एक अलग नेचर है, ब्रज का एक अलग नेचर है। तो ब्रज में तो कहीं से भी बीजेपी वीक नहीं है। जहां मथुरा, आगरा आप बात करें, अलीगढ़ की बात करें, हाथरस की बात करें, तो उसके अंदर भी कई छोटे छोटे क्षेत्र बने हुए हैं। तो ये कह देना कि पूर्वांचल में फोकस है, हाँ फोकस इसलिए कि सबसे ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत यदि कहीं है तो वो पूर्वांचल में है। ठीक है, ठीक है, आपको यहीं रोकते हैं प्रदीप जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे जुड़ने के लिए। टिकटों का ऐलान, समीकरण अलग, मुद्दे अलग, और असर किसका कितना होता है और जनता किस बात पर मुहर लगाती है, यह तस्वीर 10 मार्च को जाकर साफ हो जाएगी जब नतीजे आएंगे। लेकिन लगातार सटीक विश्लेषण पूरे चुनाव के दौरान और सबसे तेज कवरेज आप लगातार न्यूज़ नेशन पर देख सकेंगे।